Hello student, this is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying Code of Criminal Procedure and now next question is discuss the provision about the taking of bail in the non-bailable offences. तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल के क्या प्रोविज़न है, किस तरीके से एक कोर्ट जो है क्रिमिनल केस में सीआरपीसी के अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल देती है, उसका प्रोसीजर आपने देखना है. सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. ऑफेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ बेल. तो ऑफेंस को आप एज फार एज कंसर्न टू द बेल हम उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. ऑफेंसेस या तो बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं या नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं. बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहाँ पे ये एक्यूज़ का राइट होता है कि वो बेल क्लेम कर सकता है. बट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में क्योंकि ये सीवियर नेचर में होते हैं तो जो अक्यूज़ है उसको एज अ राइट जो है क्लेम नहीं कर सकता है. इन सच केसेस बेल डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट. नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल होती है वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करती है. ये कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो आपको बेल दे या ना दे. लेकिन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल लेना एज अ राइट होता है, आप उसको क्लेम कर सकते हैं. सेक्शन 436 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 रिलेट टू द बेलेबल ऑफेंसेस एंड सेक्शन 437 एंड सेक्शन 439 रिलेट टू द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. तो सेक्शन 436 जो है सीआरपीसी का वो बेलेबल ऑफेंसेस की बात करता है कि कैसे बेल हो सकती है, और सेक्शन 437 एंड 439 जो है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात करता है और वहाँ पे कैसे बेल होगी ये बताता है. प्रोविज़न रिलेटेड टू द बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस. तो क्या क्या प्रोविज़न है सीआरपीसी के अंडर नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में अगर बेल करनी है. तो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस आपको पता है क्या होते हैं, जहाँ पे बेल जो है नहीं होती है. ये कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करती है. Section 437 of the Criminal Procedure Code 1973 provides that when any person accused or suspected of the commission of any non-bailable offences is arrested or detained without warrant by an officer in charge of a police station or appear or is brought before the court other than the High Court or Session Court, he may be released on bail. तो यहाँ पे ये बताया गया सेक्शन 437 के अंडर अगर कोई पर्सन एक्यूज़ है या सस्पेक्टेड है किसी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का, उसको अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है विदाउट द वारंट, पुलिस ऑफिसर ने जो कि ऑफिस इंचार्ज था उसको कोर्ट के सामने लाया जाता है. लेकिन वो कोर्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट नहीं होनी चाहिए, उसको बेल पे रिहा किया जा सकता है. 10 सेक्शन 437 प्रोवाइड्स पावर्स टू द मजिस्ट्रेट टू टेक बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंस. तो सेक्शन 437 जो है पावर देता है मजिस्ट्रेट को कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे सकता है. द लैंग्वेज ऑफ दिस सेक्शन मेक्स इट क्लियर दैट द बेल इन द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस डिपेंड अपॉन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोड. तो पूरी लैंग्वेज पढ़ने से सेक्शन 437 के अंडर आपको ये पता चलता है, जो भी आपने यहाँ पे पढ़ा, कि ये मजिस्ट्रेट की डिस्क्रिशनरी पावर डिपेंड करता है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल दे या ना दे. लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एयर 2017 सुप्रीम कोर्ट केस है. इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द राइट ऑफ एक्यूज्ड टू बेल शुड नॉट बी डिनाइड मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी सेंटिमेंट. तो अगर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसमें जो हमारी कम्युनिटी है उसके सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, तो उस बेस पे उसकी बेल को डिनाई नहीं किया जा सकता है. देखिए कोर्ट जो होती है वो सेंटिमेंट पे नहीं चलती है, ऑन द फैक्ट चलती है, सर्कमस्टांसेस चलती है. तो इस बेस पे कि कम्युनिटी के सेंटिमेंट जुड़े हुए और उसको बेल ना मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है. व्हेन द बेल शैल बी ग्रांटेड, बेल कब ग्रांट की जा सकती है, सेक्शन 437 क्लॉज 1 के अंदर बता रखा है. द कोड ले डाउन दीज टू सिचुएशन इन विच बेल शैल नॉट बी ग्रांटेड बाय द मजिस्ट्रेट. दोज two situations are: if it appear reasonable ground for the believing that he has been guilty of offense punishable with death or imprisonment for life. तो यहाँ पे ये बोला गया कि वो दो सिचुएशन बताई गई है जहाँ पे बेल नहीं दी जा सकती है. पहली सिचुएशन ये है कि जब उसका ऑफेंस ऐसा है, पता चल रहा है कि उसका ऑफेंस ऐसा है जहाँ पे उसको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा जो है हो सकती है. दूसरा, इफ़ सच ऑफेंस इज़ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड ही हैड बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ. उसका जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, उसका संज्ञान लिया जा सकता है, और उस ऑफेंस में वो पहले भी कन्विक्ट हो चुका है, और अब जो उसने ऑफेंस किया है उसमें उसको डेथ पनिशमेंट, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 7 साल की ऊपर की सज़ा हो सकती है.
और ऐसे ऑफेंस में पहले भी वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है एक नॉन बेलेबल ऑफेंस में, तो उसकी बेल वहाँ पे नहीं हो सकती है। Here the cognizable offense must be such which is punishable with imprisonment for term exceeding the 3 year और up to 7 year। तो cognizable offense यहाँ पे क्या है, रिप्लेस किया गया था ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अमेंडमेंट एक्ट 2005 में कि कॉग्निजेबल केसेस ऐसा बहुत सा केसेस होगा जहाँ पे पनिशमेंट जो है 3 साल से लेकर 7 साल तक की हो सकती है। एक्सेप्शंस क्या है, but subsection 1 of the section 437 of the code also laid down the exception regarding the procedure according to which a magistrate can receive bail in the following matters। हालांकि सेक्शन 437 में आपने देखा कि जहाँ पे मजिस्ट्रेट बेल नहीं देगा वो सारे आपने देखे कि जहाँ पे कोर्ट को लगता है इट इज़ अपेयर टू द कोर्ट दैट द ऑफेंस इज रिलेटेड टू द डेथ पनिशमेंट और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। दूसरा, उसने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है और पहले भी वो प्रीवियसली कन्विक्टेड हो चुका है ऐसे ऑफेंस में जहाँ की फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा या 7 साल की ऊपर की सज़ा हो सकती है, तो उस केस में वो बेल नहीं देगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन है, तो मजिस्ट्रेट बेल दे सकता है। कब दे सकता है, विद अक्यूज इज़ अंडर द एज ऑफ 16 ईयर, अगर वो अक्यूज़ जो है वो 16 साल से कम है, अगर वो वुमेन है, अगर वो सिक और इन्फॉर्म है, तो चाहे वो प्रीवियसली कन्विक्टेड भी हुआ है या जो ऑफेंस है वहाँ पे सज़ा फांसी की या फिर उम्र कैद की भी हो सकती है, इन सब के बावजूद भी उसको यहाँ पे बेल मिल सकती है अगर ये सिचुएशन यहाँ पे है तो। Not only this, previously convicted person can be released on bail if it is satisfied that it is just and proper to do for any other special reason। प्रीवियसली कन्विक्टेड पर्सन को भी बेल दी जा सकती है अगर वहाँ पे जस्ट एंड प्रॉपर है फॉर द कोर्ट। द मेयर फैक्ट दैट एन अक्यूज पर्सन में बी रिक्वायर्ड फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर द रिफ्यूजल ऑफ द बेल। तो सिर्फ इस फैक्ट पे कि उस अक्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही है उसको बेल से रिफ्यूज़ नहीं किया जा सकता है। If he is otherwise intended to be released on bail, he gives undertaking that he shall comply with the direction as may be given by the court। अगर उसको वहाँ पे बेल दी जानी है तो उससे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि जो भी डायरेक्शन कोर्ट देगी उसको वो फॉलो करे। तो ये आपने देखा कि कब जो है बेल नहीं दी जा सकती है और कब जो है उसका एक्सेप्शन भी वहाँ पे बता रखा है सेक्शन 437 के अंडर। कंडीशन फॉर द बेल, सेक्शन 437 जो है उसका क्लॉज 3 है, कुछ कंडीशन भी स्पेसिफाई करता है जब एक नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल लेनी हो तो। वेयर एन अक्यूज और सस्पेक्टेड ऑफ द कमीशन ऑफ द ऑफेंस पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर और मोर और ऑफेंस अंडर चैप्टर 616 and 70 of the Indian Penal Code 1860, the abatement or conspiracy or attempt to commit or any such offences is released on bail, the court may impose any condition which the court considered necessary। तो यहाँ पे ये बताया गया कि अगर कोई पर्सन जो है सस्पेक्टेड है, आरोपी है कि उसने कोई ऑफेंस किया है जहाँ पे सज़ा जो है 7 साल के ऊपर की हो सकती है, या उसने ऑफेंस जो है आईपीसी के चैप्टर 16 के अंडर किया है जहाँ पे अबैटमेंट या कॉन्स्पिरेसी या फिर अटेम्प्ट टू कमिट किया है, तो वहाँ पे उसको बेल पे रिलीज़ किया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशंस वहाँ पे रखी जाएंगी उस एक्यूज़ के लिए। पहली, इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट सच पर्सन शैल अटेंड इन अकॉर्डिंग्स विद द कंडीशंस ऑफ द बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर। तो पहली कंडीशंस पे ये लगाई जाएगी कि जो भी डायरेक्शन कोर्ट देगा और जो अपनी वो अटेंडेंस है कि टाइम टू टाइम कोर्ट को अटेंड करेगा वो उसको वहाँ पे इंश्योर करनी पड़ेगी और उसको बॉन्ड भी एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। सच पर्सन शैल नॉट कमिटेड एन ऑफेंस सिमिलर टू एन ऑफेंस ऑफ विच ही इज़ अक्यूज इज सस्पेक्टेड। वो जो अक्यूज है वो पर्सन जो है वो उस तरीके का कोई भी ऑफेंस जो है नहीं करेगा जिसमें वो पहले से भी सस्पेक्टेड है। अदरवाइज इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, यार वहाँ पे इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस में उसको बेल देना जरूरी है। तो इन 3 कंडीशन में जो है उसको बेल वहाँ पे दी जा सकती है अगर ये कंडीशन वो पूरी करता है तो। बिफोर द एंड ऑफ द ट्रायल ऑफ द डिस्पोजल ऑफ द अपील रिमेन सो, ट्रायल कोर्ट अपीलेट कोर्ट कैन रिक्वायर फ्रॉम द अक्यूज दैट व्हेन सच कोर्ट इशू एनी नोटिस रिलेटेड टू द अपील और writ against the order of the concerned court, then the executed a bail bond with surety to appear at the higher court, then such bond shall be execution for the 10 month। अगर वहाँ पे किसी केस का डिस्पोजल हो जाता है और अपीलेट कोर्ट जो है वो ट्रायल कोर्ट जो है वहाँ पे उसको एक नोटिस देती है कि अगर आपने हायर कोर्ट में जाना है, अपील करनी है, रिट फाइल करनी है, तो आपको एक बेल बॉन्ड इशू करना पड़ेगा। तो वो हायर कोर्ट में जाने से पहले उसको वो बेल बॉन्ड जो है एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इफ़ सच अक्यूज फेल टू अपेयर देन दैट बॉन्ड शेल एग्जीक्यूट एंड प्रोसीडिंग शेल स्टार्ट अंडर सेक्शन 446। तो अगर वो इस तरीके का बेल जो है वहाँ पे बॉन्ड जो एग्जीक्यूट कर देता है तो सेक्शन 446 के अंडर जो है कार्रवाई स्टार्ट की जा सकती है।
Generally, the object of the bail is to ensure secure the presence appearance of the accused person at his trial. Object of bail is neither punitive nor preventive. तो बेल का ऑब्जेक्ट क्या है? बेल का ऑब्जेक्ट है कि जो अक्यूज है, अगर उसके अगेंस्ट जो है अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है, तो उसकी जो अपेयरेंस है जो कोर्ट में, वो जो है सिक्योर की जाए कि जब कोर्ट उसको बुलाए तो वो हाजिर हो जाए, क्योंकि जब तक उस पर ट्रायल चल रहा है वो सिर्फ एक आरोपी है, अक्यूज्ड है, वो गिल्टी नहीं है, तो उसको जो है बिना किसी रीज़न के जेल में रखना ठीक नहीं है। हाँ, अगर उसका ऑफेंस जहाँ पे प्रूव हो जाता है तो उसको कन्विक्शन उसकी होगी, लेकिन जब तक उस पर ट्रायल चल रहा है वो क्या है, सिर्फ एक आरोपी है, उस पर आरोप लगे हैं, वो सिद्ध नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे बेल देना जरूरी है। कोर्ट क्या चाहती है कि जब आपकी ज़रूरत हो कोर्ट में आने की, अपेयर होने की, तो आप कोर्ट में आए, बस यही कोर्ट आपसे चाहती है और बेल आपको दे सकती है। रिलीज ऑफ पर्सन अंडर द इन्वेस्टिगेशन ऑन बेल, तो किसी पर्सन को इस बेस पे भी बेल मिल सकती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चली हुई है और इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। इसके प्रोविज़न जो है सेक्शन 167 क्लॉज 2 के अंडर किए गए हैं, सीआरपीसी के अंडर। कोड प्रोवाइड फॉर द बेल ऑफ सच पर्सन हु आर जुडिशियल कस्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट देम कंटिन्यू द प्रोसीजर ऑफ द टू टाइप्स। अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो जुडिशियल कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी मीन्स कि वो जेल में है विद द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट और उसकी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, तो वहाँ पे भी बेल हो सकती है। इसके दो टाइप हैं। इफ़ द एक्यूज इज चार्ज ऑफ द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म फॉर नॉट लेस देन 10 ईयर एंड इज इन जुडिशियल कस्टडी एंड द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड येट। तो पहली कंडीशन में इसको बेल कब मिलेगी? जब एक्यूज पे चार्ज लगे हैं कि उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जहाँ पे फांसी की सज़ा, उम्र कैद की सज़ा, 10 साल से ऊपर की सज़ा हो सकती है, और वो जुडिशियल कस्टडी में है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, और उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो आफ्टर द 90 डेज उसको बेल पे रिहा किया जा सकता है। दूसरी बात, इफ़ द अक्यूज इज चार्ज ऑफ एनी ऑफेंस अदर देन द अबव ऑफेंस, बाकी इसके अलावा और कोई भी ऑफेंस जहाँ पे फांसी की सज़ा ना हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ ना हो, 10 साल से ऊपर की सज़ा ना हो, इट मीन्स कि 10 साल से पीछे के जो ऑफेंसेस होंगे, अगर वहाँ पे कोई अक्यूज चार्ज है और उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है, 60 डे में कंप्लीट नहीं हुई है, तो उसको बेल वहाँ पे दे दी जाएगी। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी उसको बेल दी जा सकती है। सेक्शन 167 इसका प्रोविज़न करता है। और अगर वो इन्वेस्टिगेशन जो है 90 दिन में और अदर मैटर्स में 60 दिन में पूरी नहीं होती है और स्टिल वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो उसको बेल पे रिहा किया जा सकता है। दस द अक्यूज obtain द राइट ऑफ बेल इज इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड इन द फिक्स ड्यूरेशन। तो आफ्टर द completion of that day 90 days in the death cases 10 साल से ऊपर की सज़ा हो तो 90 डेज़, और बाकी सभी केसेस में अगर 60 डेज़ हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन को और अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई, तो वो उसका बेल लेना उसका राइट वहाँ पे बन जाता है। देखिए केसेस यहाँ पे दे रखे हैं, जैसे रवि प्रकाश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केसेस में इट हैज़ बीन हेल्ड इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द कैलकुलेशन ऑफ द 90 डेज दैट डे शैल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द एक्यूज वाज सेंट टू द जुडिशियल कस्टडी। 90 दिन की कैलकुलेशन करनी हो तो जिस दिन उस अक्यूज को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था वो दिन एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। बाबू भाई परशोत्तम दास पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात ए एड 1982 का केस है। द पर्सन शैल हैव अ राइट टू बी रिलीज ऑन बेल, तो पर्सन को बेल का राइट मिल जाता है अगर वो जुडिशियल कस्टडी में है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और 90 डेज जो है जुडिशियल कस्टडी के कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिमिलरली मोहम्मद सलीम खान वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी ए आई 1982 सुप्रीम कोर्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट सेड that the such person has a right to be released on bail who is in judicial custody and charge sheet has not been produced for 3 या 3 साल से अभी जो है चार्ज शीट फाइल नहीं की गई है। ही हैज़ अ राइट टू टेक अ बेल ऑन द नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। प्रिंसिपल ऑफ बेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एक मजिस्ट्रेट बेल देता है तो कुछ जो पेट प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दैट द नो बेल इज ग्रांटेड इन ऑफेंस ऑफ सीवियर एंड डेंजरस नेचर। तो प्रिंसिपल ये है कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल तब नहीं दी जाएगी जब ऑफेंस जो है बहुत ही सीवियस और डेंजरस नेचर का है, लेकिन ये भी एब्सोल्यूट रूल नहीं है। शाहिद हसन खान वसी इश्तियाक खान ए आई 1987 सुप्रीम कोर्ट केसेस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट एन एप्लीकेशन ऑफ बेल शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन ऑफेंस ऑफ सीवियर नेचर। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि बेल की एप्लीकेशन उन केसेस में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी जहाँ पे ऑफेंस जो है सीवियर नेचर का, बहुत ही जो है घनिष्ठ अपराध वहाँ पे किया गया है। वेयर द मैटर ऑफ डेथ एंड देयर आर चांसेस ऑफ अक्यूज इन्फ्लुएंसिंग द विटनेस, जहाँ पे मैटर की डेथ का है
और अगर वो बाहर जाता है तो जो गवाह होंगे, विटनेस होंगे, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो बेल नहीं दी जानी चाहिए। राम गोविंद उपाध्याय वर्सी स्टेट वर्सेस सुदर्शन सिंह AR 2002 सुप्रीम कोर्ट का केस है। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट while deciding the application of bail should be accepted or rejected the following points should be considered। जब भी बेल दी जाए, चाहे उसको एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, इन पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखे कोर्ट्स। ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस क्या है, अमाउंट ऑफ सेंटेंस क्या हो सकता है, एप्रीहेंशन ऑफ इंटेंस ऑफ द विटनेस, वो विटनेस को बाहर जाके कितना प्रभावित कर सकता है, कितना उकसा सकता है, प्राइमरी फंसाई उसके केस में बनता है, पोजीशन ऑफ अक्यूज क्या है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना वहाँ पे बहुत जरूरी है। लोकेश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एयर 2009 के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब भी बेल एप्लीकेशन के बारे में कार्रवाई चल रही हो। नेचर ऑफ एलिगेशन, क्या आरोप लगे हैं, पनिशमेंट कितनी हो सकती है, विटनेस की कैपेबिलिटी क्या है, एप्रीहेंशन ऑफ इंड्यूस ऑफ विटनेस, वो अगर उसको बेल हो जाती है कि उसको, तो वो बाहर जाके गवाहों को कितना इंड्यूस कर सकता है और उसके अगेंस्ट कितना प्राइमरी फंसाई केस बनता है। प्रश्न से अगर ऑफेंस बनता है तो उसको बेल नहीं होनी चाहिए। भीमन चटर्जी वर्सेस संचिता चटर्जी AR 2004 का केस है। इट इज़ नॉट प्रॉपर टू टेक अ बेल ऑन द बिलीव दैट देयर शैल बी अ डील बिटवीन द पार्टीज। तो इस बेसिस पे बेल नहीं होनी चाहिए कि दोनों पार्टीज के बीच में बेल हो गई है, इस तरीके से बेल वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो आपने देख लिया बेल सम हाउ जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट पे डिपेंड करता है और बाकी जो प्रोविज़न है उसके बेसिस पे जो है बेल डिपेंड करती है। स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट रिगार्डिंग द बेल, सेक्शन 439 जो है स्पेशल पावर देता है हाई कोर्ट को, सेशन कोर्ट को बेल के रिगार्डिंग। अकॉर्डिंग टू इट अ हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन मे डायरेक्ट एनी पर्सन एक्यूज ऑफ एन ऑफेंस इन कस्टडी बी रिलीज और बेल। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का सेशन कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी पर्सन जो कि किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है, एक्यूज है, आरोपी है और कस्टडी में उसको बेल दे सकता है। ऑन सच बेल कोर्ट में इम्पोज रीजनेबल कंडीशन। जब ऐसी बेल होती है तो जो कोर्ट है कुछ कंडीशन जो है उस एक्यूज़ पे लगाती है और ये कंडीशन जो है जस्टिफाई होनी चाहिए। और ये कंडीशन क्या है यहाँ पे बता रखा है, डिपॉजिट 1 लाख रुपीज़ हैज़ बेल, तो 1 लाख रुपए का बेल बॉन्ड वहाँ पे भरिए। दूसरा, दिस अमाउंट टू बी फिक्स डिपॉजिट इन द नेशनलाइज बैंक, इस अमाउंट को किसी नेशनल बैंक में फिक्स कर दिया जाएगा। टू प्रोड्यूस द सिक्योरिटी ऑफ द 2 पर्सन रिसाइडिंग इन दैट स्टेट, और कम से कम 2 पर्सन की सिक्योरिटी वहाँ पे दीजिए जो कि आपकी वहाँ पे सिक्योरिटी लेते हैं, श्योरिटी आपकी लेते हैं। मोहम्मद सैयद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AR 2002 का केस है। इट इज़ गुड एग्जाम्पल रिगार्डिंग द कंडीशनल बेल। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट ऑर्डर ऑफ द बेल कैन बी कंडीशनल। तो बेल जो दी जा सकती है वो कंडीशन के बेसिस पे दी जा सकती है। क्या क्या कंडीशन हो सकती है, अक्यूज शैल अपीयर डेली टू द पुलिस स्टेशन, अक्यूज जो है वो डेली पुलिस स्टेशन में हाजिर लगाएगा। अक्यूज शैल नॉट लिव सिटी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की प्रायर परमिशन के बिना, उसकी परमिशन के बिना वो जो है सिटी को छोड़ नहीं सकता है। सच कंडीशन आर इम्पोज बिकॉज अक्यूज वॉज चार्ज ऑफ हैविंग कनेक्शन विद द इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंडीशन इसलिए जस्टिफाई है क्योंकि इस पे ये चार्ज लगे हैं एक्यूज पे कि उसका इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई कनेक्शन वहाँ पे है। जनरली पावर अंडर सेक्शन 439 आर यूज बाय द हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट when the application under section 437 has been cancelled। तो ये सेक्शन 439 तब एप्लीकेबल होता है जब जो बेल जो है 437 के अंडर जो है कैंसिल कर दी गई है, तो आप जो बेल जो है 439 में जाके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को लगा सकते हैं। बिफोर कंसिडरिंग द बेल एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 439 द प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स ऑफ द एक्यूज शैल बी टेकन इनटू अकाउंट। तो जब भी 439 के अंडर हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट अपनी स्पेशल पावर का यूज़ करके किसी को बेल दे रही है तो उसकी जो प्रीवियस क्रिमिनल एंटीसीडेंट रही है, जो उसका पहला, इससे पहले ऑफेंस से पहले जो उसका प्रीवियस क्रिमिनल कंडक्ट रहा है, उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। राजेश रंजन यादव वर्सेस CBI AR 2008 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इट वाज डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द अंडर द सेक्शन 439 बेल एप्लीकेशन शुड बी नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन द ग्राउंड दैट there would not be any one of the look into the trial after the death of the father, possibility of delay of the trial, health is not good। इसके बेसिस पे जो है बेल एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे बता रखा है। तो सेक्शन 437 जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में
किसी भी कोर्ट की पावर्स को बताता है, कब वो बेल दे सकता है, क्या कंडीशन लगा सकता है। और अगर उसकी बेल रिजेक्ट हो जाती है सेक्शन 437 के अंडर, तो सेक्शन 439 के अंडर वो हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट में कैसे बेल ले सकता है, और हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट क्या क्या कंडीशन वहाँ पे लगा सकते हैं, ये आपने सारा यहाँ पे पढ़ा। थैंक यू सो मच।